तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे आरडीडीज़ के बारे में। तो हम लोग ने जब बात करी थी आरडीडीज़ की, हम पार्टीशंस की बात कर रहे थे। ठीक है। तो जब हम लोग खीर बना रहे थे और हमें मान लो कि 1 किलो की खीर बनानी है, तो हमने 500 ग्राम करके हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो जो हमने 500 ग्राम डिवाइड करा, वो एक पार्टीशन है, वो एक आरडीडी है बेसिकली। तो पार्टीशन इज इक्वल टू योर आरडीडीज़। ठीक है। हम लोग ने इसको बनाना भी सीखा था, आरडीडीज़ को। तो वो हम लोग ने सीखा था कैसे, जब हम लोग पैरेललाइज यूज़ करते हैं। ठीक है। पैरेललाइज मेथड, जिसमें हम लोग पास कर रहे थे रो का ऑब्जेक्ट, या हम लोग ने टपल पास किया था। तो ये आप लास्ट वीडियोस में जाके चेक कर सकते हो। ठीक है। तो इन सब तरीक़ों से बनती है मेरी आरडीडीज़, पैरेललाइज यूज़ करके, टेक्स्ट फाइल यूज़ करके। ठीक है। एम्प्टी आरडीडीज़, अगर मुझे एम्प्टी आरडीडीज़ बनानी है। ठीक है। तो मेरी अगर एक बार आरडीडीज़ बन जाए, मतलब मेरा अगर एक पार्टीशन बन जाए। ठीक है। तो अगर मैं आपको इधर दिखाऊं, तो अगर आप इधर देखो कि ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो पैरेललाइज करके एक मेथड यूज़ हो रहा है। ठीक है ना। पैरेललाइज मेथड यूज़ हो रहा है, स्पार्क कॉन्टेक्स्ट डॉट पैरेललाइज। ये हमारा लास्ट टाइम हमने देखा था पीसी आरडीडीज़ बनाता है। ठीक है। पैरेलल कलेक्शंस आरडीडीज़। और डेटा में हम लोग टपल पास कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं यहाँ पे लेट से हम लोग पास करते हैं रो ऑब्जेक्ट। ठीक है। ऐसा भी हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था। ठीक है। इसके पहले मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा ये वाला फंक्शन। ठीक है। या क्लास वाली वीडियोस जाके चेक कर सकते हो। ठीक है। इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। कोई इशू आ रहा है, कोई एरर आ रहा है। तो हम लोग ने पैरेललाइज करके हमारा जो बनेगा वो एक आरडीडीज़ बनेंगी, आरडीडी बनेगा। ठीक है। हम लोग दोबारा इसी वाले स्लाइड में जाते हैं। ठीक है। तो अब मुझे इस आरडीडीज़ को प्रिंट कराना है। ठीक है। तो हमें कलेक्ट मेथड यूज़ करना पड़ेगा, डॉट कलेक्ट करके। तो दोबारा से अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, इधर आता हूँ। ठीक है। आई होप ये दिख रहा हो आपको। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डॉट लोड करके अभी हमने देखा, तो हमारी ये जो बनेगा, ये पूरा बनेगा आरडीडी। ठीक है। इसको डेटा फ्रेम नहीं, इसको हम लोग आरडीडी बोलेंगे। और इस आरडीडी के अंदर हम लोग डॉट चलाएंगे, तो हमें ये आउटपुट पूरा मिलेगा, डेटा फ्रेम। सॉरी, डेटा फ्रेम नहीं, ये हमारा रो। ठीक है। रो का एरे, रो ऑब्जेक्ट्स के एरे। ठीक है। तो इसमें जो भी स्टोर हो रहा है वो एज अ रो ऑब्जेक्ट ऑफ एरे हमारा यूज़ हो रहा है। ठीक है। चलो, तो ये तो बात हुई हमारी आरडीडीज़ की। ठीक है। और हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हडूप कमांड से हम लोग कैसे आरडीडीज़ को स्टोर करते हैं अपने लोकल से, या लोकल से हम लोग कैसे हडूप की लोकेशन पे वो डेटा राइट करते हैं आरडीडीज़। ठीक है। आरडीडीज़ सिंपल मान के चलो पार्टीशन है, जैसे फाइल्स का एक पार्टीशन बन जाता है, मल्टीपल फाइल्स बन जाती हैं वो। तो हम एक फाइल को बोलेंगे आरडीडी। ठीक है। अब फटाफट ये देख लेते हैं कि हमें आरडीडीज़ यूज़ कब करनी चाहिए। तो जैसा मैंने बताया, ये बिल्कुल बेसिक, जब स्पार्क फर्स्ट टाइम जब डेटा पार्टीशन करता है तो पहले वो आरडीडी बनाता है। ठीक है। तो हमें अगर टाइट कंट्रोल चाहिए ओवर फिजिकल डेटा पे, तो हम लोग उस समय हम लोग आरडीडीज़ बनाएंगे। ठीक है। और जब हम लोग ने पार्टीशन देखा था, तो हम लोग ने बकेटिंग भी देखी थी। बकेटिंग होती कैसे है, हैश पार्टीशंस, शॉर्ट मर्ज जॉइंट्स, ये सब हम लोग ने तब बात करी थी, स्क्यूनेस की बात करी थी। तो सब कुछ सेम ही है। ठीक है। अब आप लोग को आइडिया, अब आप रिलेट कर पा रहे होगे कि हमारे आरडीडीज़ एक्चुअल में है क्या और उनका रोल क्या है। ठीक है। और मोस्टली हम लोग आरडीडीज़ की जब भी बात करते हैं, हम लोग पाइथन में कम,
हम लोग स्काला में ज़्यादा प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ दी परफॉर्मेंस सेट, क्योंकि कन्वर्जन होने में टाइम लग जाता है पाइथन में। और स्काला बेसिकली जावा है तो सीरियलाइजेशन के थ्रू फास्ट हो जाता है। ठीक है। टाइप्स ऑफ आरडीडीज हमारी जेनरिक होती हैं, की वैल्यू होती हैं जेनरिक। ठीक है, कोई भी सिंपल सा कुछ भी डेटा उठा के, ठीक है, एक कॉलम में डाल दो। की वैल्यूज़, एक में की होगी, दूसरी वैल्यू होंगी। तो जैसे हम लोग ये स्टोर करा रहे हैं की, और ये हमारा हो गया वैल्यू। ठीक है, की इज ए स्काला एंड 3000 इज अ राइट वैल्यू। ठीक है, चलो अभी इंटरेस्टिंग पार्ट में आते हैं। ठीक है, तो जब कोई बोलता है आरडीडीज का नाम सुन करके, अब आरडीडीज में होता क्या है। ठीक है, तो आरडीडीज एक समझो कि जो हम लोग रेसिपी बुक समझ लो एक, तो हम लोग जब कोई कोई रेसिपी बनाते हैं तो उसकी बुक होती है राइट, कि अगर हमें ढूंढ के लाने हैं, उसमें पड़ा होगा मुझे आलू मटर बनाना है, ठीक है, या बिरयानी बनानी है, तो मेरे को ढूंढना पड़ेगा कि भाई आलू कहाँ पे है, उसमें लिखा हुआ है आलू। अब मेरे को आलू की लोकेशन बता दी गई होगी कि भाई यहाँ से जा कर के आलू, फ्रिज से आलू मिल जाएंगे तुम्हें, या फ्रिज में ना मिले तो फिर स्टोर से मिल जाएंगे तुम्हें आलू। ठीक है, मसाले कहाँ पे रखे हुए हैं, अच्छा मसाले यहाँ पे है, तो ऑल काइंड ऑफ डिपेंडेंसीज ये सब लिखी होती है उसके अंदर। ठीक है, और जो भी पार्टीशन जो हमने स्प्लिट करा है बेस्ड ऑन सम हैशिंग एल्गोरिथम जो भी हमने यूज़ करी है, तो वो फंक्शन भी लिखा होता है कि किस बेसिस पे हम लोग ने उसको ब्रेक करा है उस पार्टीशन को, और उन सब पार्टीशन की लोकेशन कहाँ पे है वो सब। तो सिंपली हमारी एक रेसिपी बुक होती है आरडीडीज। ठीक है, इसमें एक मेन कॉन्सेप्ट समझने वाला है मैप रिड्यूस। बेसिकली अभी यूज़ नहीं होता, बट इसको समझाने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बताऊंगा क्या बोलते हैं टंगस्टन की जब हम लोग बात करेंगे या डेटा सेट्स की बात करेंगे। ठीक है, अभी ये सब इंटरनली यूज़ होता है। तो पहले हमारा मैप रिड्यूस यूज़ होता था। तो जैसे हम लोग को अब इतना आइडिया हो गया है कि स्पार्क बेसिकली एक सीक्वल ही है। ठीक है, बस लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, तो पहले ज़माने में जब हमारा हडूप हुआ करता था, जब हमारा मैप रिड्यूस हुआ करता था, तो जैसे सीक्वल स्टेटमेंट लिखी हुई है, सेलेक्ट एवरेज ऑफ एज फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये मेरे को ये डेटा एवरेज एज निकाल के दे देगा डिपार्टमेंट वाइज, कि आईटी डिपार्टमेंट के इतने एवरेज एज है। ठीक है, और फाइनेंस डिपार्टमेंट की इतनी एवरेज एज है। तो ये हमारा सीक्वल से बिल्कुल ईजिली निकल जाता है। और स्पार्क में भी हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था कि एवरेज एज निकालने के लिए एग्रीगेटर या ग्रुप बाय मेथड हमें यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, तो मैप रिड्यूस, अब लेकिन मैप रिड्यूस की जब बात करें तो हमारा मैप रिड्यूस को यूज़ करना बहुत टफ था। ठीक है, लेकिन हमें इससे ये आइडिया हो जाएगा कि हमारे जो पार्टीशंस जो डेटा का होता है, जैसा वर्ड काउंट है। ठीक है, वर्ड काउंट अगर सर्च करोगे मैप रिड्यूस का तो आपको पूरा प्रोग्राम मिल जाएगा। लेकिन एक्चुअल में पार्टीशंस में कैसे काम हो रहा है, ठीक है, कैसे मैपिंग हो रही है, कैसे रिड्यूस बाय की काम कर रहा है, तो उसको समझने के लिए बेसिकली हमें मैप रिड्यूस का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो मैंने उसी के लिए ही मैप रिड्यूस का एक थोड़ा सा छोटा सा प्रोग्राम लिखा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझते हैं, पहले रन करके देखता हूँ। एक एरर आ रहा है यहाँ पे, एरर क्यों आ रहा है, इसको हटा दें अगर, ओके इसको भी हटा देते हैं। ओके, क्योंकि रो ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा इसलिए वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे पास अभी इंपोर्ट का मेरे को याद नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास ये डेटा है, मैंने इससे आरडीडीज बनाई डेटा से, तो ये मेरा पीसी आरडीडीज बन गया, लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था। और जब मैंने इस आरडीडीज को डॉट मैप करा, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, x1 कॉमा डेटा,
आप यहाँ से समझो। एक्चुअली एक्चुअली ये वाला एग्जांपल नहीं है, ठीक है, मैं दूसरा एग्जांपल देखता हूँ। हाँ ये वाला, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो मेरा देखो पीसी आरडीडीज बना पैरेललाइज मेथड के थ्रू, जहाँ पे मैंने डेटा पास करा टपल के फॉर्म में, ठीक है। डॉट कलेक्ट करके मैंने इसको, अगर मैं प्रिंट कराना चाहूँ इस पूरे डेटा को तो मैं प्रिंट करा सकता हूँ। ओके, ठीक है। तो देखो मेरा पूरा डेटा प्रिंट हो गया डॉट कलेक्ट से, ठीक है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ एवरेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे मेरा ये डेटा पड़ा हुआ है, इसमें देखोगे कि 10 10 के लिए, ठीक है, 10 13 के लिए 3 डेटा पड़ा हुआ है। मैं चाहता हूँ इनको अगर प्लस करना चाहता हूँ इन तीनों डेटास को, ठीक है। तो 13 के लिए जो भी एवरेज वैल्यू आएगी, या ठीक है 8 के लिए या 9 के लिए या 7 के लिए जो भी वैल्यू एवरेज आएगा वो मैं अगर शो कराना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है मैप वैल्यू, ठीक है। अभी तो मैंने सिर्फ आरडीडीज बनाई है इसके थ्रू। आरडीडीज को हमने पास करा मैप वैल्यू के अंदर, तो v,1, ठीक है। अब हर वैल्यूज़ में एक 1 ऐड हो जाएगा, हर पार्टीशन में एक 1 1 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं रिड्यूस बाई की लगा दूंगा, ठीक है। तो रिड्यूस बाई की क्या करता है, ये मेरा इनिशियल वैल्यू होती है और ये मेरा कंबाइंड वैल्यू होती है। अगर आपने फिबोनाची सीरीज़ देखी हो तो उसमें हर एक एलिमेंट ऐड होता रहता है, ठीक है। और उसका जो इसका जो आउटपुट होता है वो एज ए इनपुट काम करता है, ठीक है। तो वही हमारा ये इनपुट है जो कि एज ए आउटपुट काम कर रहा है, ठीक है। और ये हमारा इनिशियल वैल्यू। तो इसमें अगर A0 की वैल्यू क्या होगी, दिस इज़ A, दिस इज़ B, ठीक है। तो दिस इज़ A0, दिस इज़ A1, दिस इज़ B0, दिस इज़ B1, ठीक है। तो A0, A1, B0, B1, मतलब B जो है वो सेकंड डेटा है और A जो है वो फर्स्ट डेटा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इनिशियल वैल्यू को A0 विच इज़ 9.32 प्लस 28.264, ठीक है, उसको मैंने इनिशियल वैल्यू पास कर दी। फिर मैं एज ए कंबाइनर जो इनका जो आउटपुट है वो मेरे नेक्स्ट उसके लिए, जैसे नेक्स्ट मेरा क्या 9.66, तो 9.66 प्लस इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों को प्लस करके जो वैल्यू आएगी वो। तो ऐसे करते 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 मेरे पास पूरा ये आ जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली डेटा जो आ जाएगा वो 13 के लिए 3 वैल्यूज़ थी, तो इसने 1 + 1 + 1 = 3 और इस डेटा को भी कंबाइन कर दिया, ठीक है। बट मेरे को अगर एवरेज निकालनी थी तो ये नंबर डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो इसको अगर मैं ए मान लूँ तो A0 डिवाइडेड बाई A1, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ये पूरा ए है और ये पूरा बी है, ठीक है। फिर डॉट कलेक्ट करोगे तो आपके पास पूरा डेटा आ जाएगा, ठीक है। इन सब का मैं डेटा आपको दे दूंगा, बट अभी के लिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं फिर दोबारा से। तो मैंने जहाँ पे बताया मैप रिड्यूस कुछ नहीं कर रहा है, सीक्वल को ही स्पार्क के फॉर्मेट में या हडूप के फॉर्मेट में लिखने का एक तरीका है, ठीक है, मैप रिड्यूस। फिर इसी के अंदर हम लोगों ने बात करेंगे वॉल्केनो आइट्रेटर मॉडल की, ठीक है। तो और इसके अंदर और बात करेंगे हम लोग होल कोड स्टेज कोड जेन की, ठीक है। ये दोनों मॉडल कहाँ क्या हैं और कहाँ पे यूज़ होते हैं। तो अगर आप नए स्पार्क में देखोगे या स्पार्क में देखोगे तो ऑप्टिमाइज़ होते होते उसको बोलते हैं हम लोग होल कोड स्टेज कोड जनरेशन मॉडल, ठीक है। अगर आप डैग भी खोल के देखोगे तो आप होल जेन करके लिख करके आता है, राइट, आपको पूरा डैग दिख जाता है इस तरीके से, ठीक है। पहले स्कैन होता है, फिर इसको हम लोग हमेशा मतलब स्पार्क हमारा बॉटम टू अप चलेगा। तो पहले स्कैन होगा, फिल्टर होगा, प्रोडक्ट होगा, फिर एग्रीगेट होगा, ठीक है। तो पहले ये वॉल्केनो मॉडल क्या करता था कि जो भी हमारे फाइल्स पड़ी हुई हैं पहले उसको स्कैन करेगा, ठीक है। फिर इसमें फ़िल्टर ऐड करेगा पूरा रीड करने के बाद, ठीक है। तो मान के चलो जैसे अगर मेरे को खीर बनानी है
तो मैंने पहले पूरी खीर अपने पतीले में या बाउल में डाली, ठीक है। फिर मैंने देखा कि ओके, कुछ बंदों को मीठी खीर चाहिए, कुछ बंदों को मीठी खीर ज़्यादा नहीं चाहिए। मैंने उसी बाउल से उठा करके डिवाइड करा, ठीक है। ईज़ी मेरे लिए क्या होता, मेरे को पहले से ही पता होता, अच्छा 10 लोग को अगर मीठी खीर खानी है, 10 लोग को मीठी खीर नहीं खानी है, तो मैं उसके हिसाब से अपना डिवाइड करके अपना डेटा रखता, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरा काम बढ़ गया, जहाँ मेरा काम बढ़ गया वो था वोल्केनो आइट्रेटर मॉडल। तो मैं पहला डेटा पहले पूरा लेकर के आता था, उसके बाद फिर डिवाइड करता था, उसके बाद फिर एग्रीगेट करता था जो मेरे को करना है, ठीक है। तो हुआ क्या कि स्पार्क जब आया तो वो 2 चीज़ें लेकर के आया, ठीक है। उसने बोला कि अब पहले मैं एग्जीक्यूट करने नहीं जाऊँगा, पहले मैं सोचूंगा कि मैं इसको कैसे परफॉर्म करूँ, उसके बाद फिर मैं एग्जीक्यूट करूँगा। तो ये सोचने का जो तरीका था उसे हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट ऑप्टिमाइज़र, और जो करने का तरीका है एग्जीक्यूशन का जो है उसको हम लोग बोलते हैं टंगस्टन, ठीक है। तो जब आपको याद हो तो हम लोग ने एक वीडियो में देखा था कि जब हमारा कुछ खाने का मन करता है मान लो, ठीक है, रेस्टोरेंट में, तो हम लोग पहले मेन्यू मंगा के बाहर से ही चेक करते हैं कि वो आइटम अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। और वो फिर बंदा जो भी बाहर होता है रेस्टोरेंट के, ठीक है, वो जाके चेक करके आता है वे शेफ़ के साथ या मैनेजर के साथ कि ये डिश बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से ही है कैटलिस्ट। तो जब तो कैटलिस्ट को ऐसे समझो कि मान लो अपना लॉजिकल प्लान अभी रेडी है, मतलब सब कुछ अवेलेबल है, अभी यूज़र को पता चल गया कि भाई सब कुछ अवेलेबल है और शेफ़ ये बना देगा, ठीक है। तो मान लो कि अगर मेरे को खीर बनानी थी, तो अब चाहिए शेफ़ के पास पहुंची ये रिक्वेस्ट। अब यहाँ से कैटलिस्ट थिंकिंग स्टार्ट हुई शेफ़ की। शेफ़ ने बोला कि अच्छा खीर के लिए तो मेरे को राइस चाहिए, ओके राइस हैं, चेक करा रेसिपी बुक से जाकर, आरडीडी बुक से जा कर के चेक करा उसने, तो उसने बोला हाँ है, ठीक है। बकेटिंग के थ्रू जो भी है वो लेकर के आया वहाँ पे, और उसको हम लोगों ने बोला प्रेडिकेट पुश डाउन, ठीक है, जो कि फ़िल्टर, जो कि हम लोग फ़िल्टर जो अप्लाई करते हैं, किसी को मीठी चाहिए, कौन सी मीठी चाहिए, ब्राउन शुगर होनी चाहिए, नॉर्मल शुगर, उसने जितनी भी चीज़ें थी उस चीज़ को बनाने के लिए, तो उसने सारी फ़िल्टर डाउन करी पहले, ठीक है। फिर इसने जो भी स्टोव में जो भी एक्स्ट्रा सामान पड़ा था, जो भी नहीं चाहिए था, उसको फिर उसने हटाया, उसको हम लोगों ने बोला कॉलम प्रूनिंग, ठीक है। वैसे कांस्टेंट फोल्डिंग, कांस्टेंट्स को उसने स्पेसिफिक वैल्यूज़ दे दी, ठीक है। तो उसने जितना हो सकता था सब कुछ अपने पास रखा, ठीक है, चीज़ों को बनाने के लिए, खीर बनाने के लिए उसने सारा आइटम अपने पास रखा, ठीक है। फिर उसने बोला, फिर उसने जैसे कि अब लॉजिकल फिजिकल प्लान, जब लॉजिकल प्लान बन गया तो उसने फिजिकल प्लान बनाने के स्टार्ट करा। फिजिकल प्लान मतलब उसने डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट करा, ठीक है। फिर उसने सोचा कि मैं इसको कैसे जल्दी से जल्दी चीज़ें करूँ, बकेटिंग कैसे करूँ, हैशिंग कैसे करूँ, कौन सा मर्ज अप्लाई करूँ, कौन सा जॉइन अप्लाई करूँ, ठीक है। बर्गर बनाना था उस समय, हम लोग ने देखा था जॉइंस, शॉर्ट मर्ज जॉइन। तो उसने सारी कॉल अपने पे ली कि मैं इसको कैसे ना कैसे करके जल्दी बना सकूँ, कुछ चीज़ें मेरे ऑलरेडी अवेलेबल हैं तो उसको मैं कैसे यूज़ कर सकूँ, वो सब उसने कैटलिस्ट थिंकिंग में सोचा, ठीक है। फिर वो उसने जब पूरा उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जब वो रेडी हुआ, तो वो टंगस्टन फेज़ में आ गया, एग्जीक्यूशन फेज़ में आ गया, ठीक है। फिर उसने एग्जीक्यूशन फेज़ में जब आया तो उसने बनाने की ट्राई करा, और उसने देखा कि द गोल ऑफ द प्रोजेक्ट टंगस्टन इज़ टू इम्प्रूव द स्पार्क एग्जीक्यूशन बाय ऑप्टिमाइजिंग द स्पार्क जॉब, ठीक है, फॉर सीपीयू एंड मेमोरी एफिशिएंसी। सीपीयू मेमोरी एफिशिएंसी में पता है फ्यूल था, तो फ्यूल एफिशिएंट हो सके हमारा खाना, ठीक है। और मुझे हर बार अगर 2 चीज़ों को बनाने के लिए प्याज, जैसे मेरे को प्याज मेरे को चढ़ाने हैं, प्याज की ज़रूरत है, ठीक है। मेरे को अगर डेकोरेशन में भी ज़रूरत है और खाने के अंदर भी ज़रूरत है, तो मैंने एक टाइम में काटा और उनको दोनों स्प्लिट करके अलग अलग यूज़ कर लिया, ठीक है। तो देखो मेरा मेमोरी एफिशिएंट हो गया। तो ये सब चीज़ें फिर उसने एग्जीक्यूट करा, ठीक है। तो थिंकिंग और एग्जीक्यूशन ही है कैटलिस्ट टंक्शन, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और जब हमारा कोड रेडी हो जाता है वेटर को देने के लिए, तो हम लोग उसको बोलते हैं होल होल स्टेज कोड जनरेशन, ठीक है।
तो ये तो बात हुई हमारी टंगस्टन की, ठीक है। और मान लो कि मेरे को डेटा मेरा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा है। अभी कोड में लेकर के चलता हूँ आपको, ठीक है, कि टंगस्टन बाइनरी फॉर्मेट आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये हमारा जब भी शफलिंग होती है, अब शफलिंग हो रही है, ठीक है, डेटा मान लो कि डिस्क में पड़ा हुआ है सीरियलाइज्ड होकर के। वैसे सीरियलाइजेशन में ये एक बहुत लंबा टास्क है, उसके बाद फिर आपने राइट डिस्क से वो डेटा उठा रहे हो, तो दोनों ही लेंदी प्रोसेस है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करता है स्पार्क, टंगस्टन यूज़ करता है। टंगस्टन मतलब जब वो एग्जीक्यूट करने जा रहा है, ठीक है, एग्जीक्यूट करने जा रहा है, उसका सारा सामान तो रेडी है, ठीक है, बनाने जा रहा है। तो वो कुछ चीज़ों के जैसे अब बटर है, ठीक है, तो बटर उसको हर बार यूज़ करना, उसको ज़रूरत पड़ रही है हर बार यूज़ करने की, ठीक है, यहाँ पे भी यूज़ करना पड़ रहा है, मान लो खीर में भी यूज़ करना पड़ रहा है। तो उसने ऐसे ऐसे रखा कि उसको हर बार क्या बोलते हैं, हर बार टाइम नहीं लग रहा उसको यूज़ करने का। मतलब उसने जैसे पैक्ड होकर के आती है चीज़ें, ठीक है, तो मैं हर बार उठाऊँ, फिर उसको हर बार पैक करूँ, ठीक है, फिर उसको एक जगह रखूँ, फिर उठाऊँ, फिर उसको अनपैक करके, ठीक है, फिर उसको दूसरी जगह यूज़ करूँ। तो स्पार्क ने क्या किया, टंगस्टन बाइनरी फॉर्मेट बनाया। उसने बोला कि चलो ठीक है, जैसा भी है मैंने इसको पिघला करके रख दिया, ठीक है, मैंने बटर को पिघला करके रख दिया। वो और उसको मैं, अब वो मेरे लिए पोर्टेबल भी है, उसको मैं कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ, मुझे इसको अनरैप करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, ठीक है। तो टंगस्टन भी सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट है कि मैंने बटर को पिघला करके अब मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे को चाहिए तो पिघला हुआ चाहिए तो पिघला हुआ, और अगर मेरे को हार्ड चाहिए तो मैं हार्ड वाला यूज़ कर लूँगा। तो बस उसने, तो जब, और ये काम कौन करता है, ये काम करते हैं एनकोडर्स। एनकोडर्स हमारे देखिए ट्रांसफॉर्म करते हैं आरडीडीज़ को टंगस्टन बाइनरी फॉर्मेट में, जिससे हमें सीरियलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो हर बार रैप करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है मेरे को, एनकोडर्स मेरे बीच में आ रहे हैं और वो ही टंगस्टन बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, मक्खन को पिघला दे रहे हैं, बटर को पिघला दे रहे हैं एनकोडर्स, ठीक है, जिसको हम लोग अनसेफ रो भी बोलते हैं। तो जब हमें सीरियलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी तो ऑब्वियसली हमारा कॉस्टली ऑपरेशन हमारे अवॉइड हो जाते हैं, ठीक है। और अगर हमें टंगस्टन को ट्रू करना है तो स्पार्क डॉट सीक्वल डॉट टंगस्टन डॉट इनेबल हमें ट्रू सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो बात हुई एनकोडर्स की, टंगस्टन्स की, कैटलिस्ट की। सॉरी, अभी हम लोग बात करेंगे डेटा सेट की, ठीक है। तो हमारे जो डेटा सेट्स हैं या डेटा फ्रेम्स, हम लोग ने अभी लास्ट टाइम जब बात करी थी क्रिएट डेटा फ्रेम से, उसके अंदर क्या क्या यूज़ होता है, हमारा पीसी आरडीडीज़, ठीक है, वो चीज़ हम लोग ने देखी थी। और रोज़ के ऑब्जेक्ट बनाना देखे थे, क्रिएट डेटा फ्रेम विद स्कीमा देखा था, जो कि रो ऑब्जेक्ट्स ही एक्सेप्ट करता है। सिमिलरली डेटा सेट होते हैं हमारे स्पार्क के अंदर। डेटा सेट्स आर सिमिलर टू योर जेनरिक्स, ठीक है। जो हमारे जेनरिक, अगर जावा बैकग्राउंड से जो लोग आ रहे हैं, अगर उनको जेनरिक्स की नॉलेज है तो सिमिलरली डेटा सेट वही है, ठीक है। तो जैसे जेनरिक्स में अगर आप पर्सन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो अगर उस कलेक्शन के अंदर पर्सन के ऑब्जेक्ट को ही हमें स्टोर कराना है, तो आपको याद हो तो हम लोग जेनरिक पर्सन लिख देते थे, और वहाँ पे डेटा कंपाइल टाइम पे चेक करता था कि पर्सन ऑब्जेक्ट है कि नहीं है तो फिर वो एरर दे देता था, ठीक है, इंस्टेड ऑफ रन टाइम में एग्जीक्यूट होने से। अभी हम लोग ने लास्ट टाइम, अभी हम लोग ने एनकोडर्स के बारे में बात करी थी, जो कि बटर को पिघला रहे हैं, मतलब आरडीडीज़ को टंगस्टन फॉर्मेट में, ठीक है, कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और केस क्लासेस पता हो तो वो भी हमारे डेटा सेट्स ही हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका जो होता है हम लोग डेटा सेट को कन्वर्ट करने का डेटा फ्रेम से, तो डॉट एस होता है,
उधर हम लोग क्लास का नाम पास कर देंगे, ठीक है। और या तो फिर हम लोग एनकोडर्स डॉट बीन, ठीक है, बेसिकली जावा में यूज़ होता है मोस्टली। हम लोग डॉट एस करके हम लोग उसको डेटा सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट इसका, डेटा फ्रेम का, डेटा सेट का। तो इसमें तो नहीं है, इसमें होगा, ठीक है। तो ये हुआ अपना डेटा सेट। जैसे यहाँ पे देख रहे हो आपका केस क्लास बना रखी है मैंने पर्सन, ठीक है। मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब जैसे मैंने डेटा फ्रेम बनाया डॉट क्रिएट डेटा फ्रेम का यूज़ करके, इधर देखो डॉट एज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं पर्सन क्लास पास कर रहा हूँ। तो इस पर्सन के अंदर जो बनेगा वो पर्सन का ही डेटा स्टोर करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो डेटा सेट एज ए फॉर पर्सन, तो यहाँ पे सिर्फ पर्सन का डेटा सेट स्टोर होगा, ठीक है। ये सब मैं आपको दे दूँगा गिटहब के अंदर। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।